हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल्स के ऊपर। और देखिए, स्केड्यूल से यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो ईपीएफओ हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, सीडीएस, एनडीए, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, लगभग आप कह सकते हैं 50 क्वेश्चन के, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वन बाय वन इसी वीडियो के अंदर। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अभी जो पैटर्न यूज़ किया गया, देखिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर पीएससी में इसी बार के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें लेफ्ट साइड में स्केड्यूल था और राइट साइड में उसके बारे में बताया गया था, और इस तरह से उसके फीचर्स पर मैच करके दिया गया था, और ऑप्शंस इस तरह से थे कि यहाँ पे कितने पेयर करेक्ट हैं, और इसी सेम पैटर्न को सीएपीएफ में दोहरा दिया गया। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पैटर्न बदल रहा है और किन टॉपिक्स को हम लोग किस तरीके से तैयार करें यहाँ पे। तो देखिए, सब्जेक्ट मैटर देखेंगे और आर्टिकल्स देखेंगे, ये आपको किसी भी बुक के अंदर मिल जाएगा। मैंने लक्ष्मीकांत का रेफरेंस किया। उसके बाद हम लोग वन बाय वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो ब्रीफ में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट शेड्यूल, सबसे पहले इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर ट्रिक है, आप सबने सुन भी रखी होगी, बट इसी ट्रिक से याद रखना काफ़ी सरल होगा। तो ये ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी ओल्ड प्राइम मिनिस्टर के आंसुओं के, ये एक ट्रिक है। तो देखिए, यहाँ से फर्स्ट शेड्यूल से ये स्टार्ट है, और हमें पता है कितने शेड्यूल्स हैं टोटल, 12। तो सबसे पहला टी से टेरिटरीज के विषय में देखेंगे। दूसरा एम्यूलमेंट्स, अभी हम लोग डिटेल से बात करेंगे, ये बस याद रखने की निमोनिक है। तीसरा अफर्मेशन या फिर ओथ्स देखेंगे कि किस तरह से शपथ ग्रहण की बात की गई है। चौथा में राज्यसभा की सीटों से ये डील करता है। पांचवा स्केड्यूल एरिया से, और छठा जो है अदर स्केड्यूल एरिया से। सातवां प्रोविजन जो है जिसमें 3 लिस्ट की बात की गई, जो कि एक फेडरल प्रोविजन है। आठवां देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज पर बात करता है। नौवां जो है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार के विषय में। 10वां वेरी जो बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेक्शन के, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। और 11वां जो है वो पंचायत के विषय में, और 12वां म्यूनिसिपैलिटीज़ के विषय में। देखिए, फर्स्ट शेड्यूल में आर्टिकल जो है वो 1 से 4 तक कवर किया गया। इसमें 2 पॉइंट दिए गए। पहला तो ये कि नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, उनके नामों को और उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को, कि कितना दायरा उनके अंतर्गत आएगा, कितनी टेरिटरी उनके अंतर्गत आएगी, ये फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया। और दूसरा क्या है, यूनियन टेरिटरीज के नेम को। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जुरिस्डिक्शन को, उनके एक्सटेंट को और उनके नाम को फर्स्ट शेड्यूल में कवर किया गया। ओके, तो इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया के किसी भी स्टेट के नाम में बदलाव किया जाएगा तो फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग देखेंगे सिविल सर्विस में बहुत बार इसे क्वेश्चन आया हुआ है, और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। सेकंड शेड्यूल की बात करें तो जैसा कि हमने यहाँ पे बात की कि जो एमोलमेंट्स होते हैं, जो एलोवेंसेज होते हैं, जो भत्ते दिए जाते हैं, उनके प्रोविजन से ये डील करेगा। आर्टिकल ये कुछ है, लेकिन ये आपको याद नहीं रखने, अलग अलग तरीके से आर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और इसमें किनके एमोलमेंट्स की बात की गई, किनके सैलरीज की बात की गई बेसिकली। तो यहाँ पे ये आपको रटना नहीं है, बस आप ब्रीफ में समझ लीजिए। राष्ट्रपति या गवर्नर, जो स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, चेयरमैन हो गए इसी तरह से राज्यसभा के, और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि राज्यों में होती है, और इसी तरह से जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उन राज्यों में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी और एलोवेंसेज भी सेकंड शेड्यूल से डील करती है। और हाई कोर्ट के जजेस में है, और कंट्रोलर एंड एडिटोरियल जनरल। तो टोटल यहाँ पे 9 पोस्ट है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी हैं, तो ठीक है, ये 9 पोस्ट है। और इसके बाद अगर आगे देखिए थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने बात की, थर्ड शेड्यूल डील करेगा अफर्मेशन से और ओथ से। और यहाँ पे किनके ओथ की बात की जा रही है, किनके शपथ ग्रहण की बात की जा रही है, तो यूनियन मिनिस्टर हो गए, जो पार्लियामेंट के कैंडिडेट इलेक्शन के लिए होते हैं। और तीसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि सांसद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, और केग की हमने बात की, केग भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। राज्यों के मंत्री हो गए, कैंडिडेट जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर की बात की जा रही है, और हाई कोर्ट के जजेस के विषय में। फोर्थ शेड्यूल में अगर आप देखें तो ये सीटों के निर्वाचन से डील करता है, यानी राज्यसभा में जो स्टेट्स के सीटें हैं उसे किस तरह से अलॉट किया जाएगा। फिफ्थ शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे प्रोविजन डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल। किनके कंट्रोल की बात की जा रही है, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के। सिक्स्थ शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे प्रोविजन जो है वो ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करेगा। इसकी ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। इसकी ट्रिक है ATM, डबल M है, और इस ATM में मनी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। मनी नहीं है का मतलब मणिपुर नहीं है, तो ये खाली ATM है बिना मनी का। कौन कौन से स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, असम है, त्रिपुरा
और मेघालय और मिजोरम। ओके, ये याद रहेगा आपको। एटीएम है और ये बिना मनी का एटीएम, यानी मणिपुर नहीं है, कहीं आप सोचो कि एम से मणिपुर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। 7th शेड्यूल की बात करें तो पावर से डील करता है कि जो स्टेट्स और यूनियन लिस्ट के जो पावर्स है उन्हें डिवाइड किया गया। हमें ये पता है 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर, और कनकरेंट लिस्ट में दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन अगर एक ही टॉपिक पर दोनों के लॉज हैं, यूनियन और स्टेट दोनों के, तो वहाँ पे यूनियन का लॉ प्रिवेल होगा। राइट, ये सब बातें हमें पता है। अगर प्रेजेंट में बात करें तो 98 लिस्ट देखने को मिलते हैं और यूनियन में, और स्टेट लिस्ट में 59 है और कनकरेंट लिस्ट में 52 है। आगे बात करते हैं 8th शेड्यूल की। तो 8th शेड्यूल में भाषाओं के संबंधित बात की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में टोटल कितने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया, मान्यता दी गई है, तो इसका आंसर होगा 22। क्या जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ तभी 22 थे क्या? नहीं, तब 14 थे, यानी 8 यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। कौन कौन से 8 बढ़े हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है जो 8 भाषाएं बाद में ऐड की गई उन पर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अमेंडमेंट बताइए। अभी हाल ही में पूछा गया कि बताइए जो 21st अमेंडमेंट है उसके तहत किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी है इसका आंसर। बट बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए क्योंकि सिंधी लैंग्वेज उतनी ज़्यादा हम लोग को डायरेक्टली देखने को नहीं मिलती, तो थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो देखिए इसे यहाँ पे ट्रिक से करते हैं फिर। तो इसे आपको ऐसे याद रखना है कि पहली बार भाषाओं को जोड़ने के लिए जो संशोधन हुआ वो 21st अमेंडमेंट हुआ। राइट, 21st अमेंडमेंट के तहत किस भाषा को जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को। किस भाषा को जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को। और इसके बाद जो दूसरी बार अमेंडमेंट हुआ वो 71st हुआ, और 71st में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसकी ट्रिक क्या है? KMN। KM आप याद रखेंगे, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। और KMN में किन किन भाषाओं को जोड़ा गया? कोंकणी को पहला, दूसरा मणिपुरी को, और तीसरा नेपाली को। ठीक है, कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को। और इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे 21 और 71 को, तो क्या निकल कर के आएगा बताइए? 21 और 71 को जोड़ने पे बनेगा 92। और 92nd अमेंडमेंट जो हुआ, 92nd अमेंडमेंट, वहाँ पे 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक, बोडो को, डोगरी को, मैथिली को और संथाली को। राइट, तो इसकी ट्रिक देख लीजिए, BDMS या BDSM आप जो भी कह लें। और इससे क्या होगा, ये जब आप 4 वर्ड रखेंगे, बस आप ये बोल लें ऐसे जैसे कंप्यूटर के अंदर भी होता है डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, बिग डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज होता है। और इस तरह से अगर आप कह लेंगे तो ये काफ़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। राइट, तो ये इसकी निमोनिक है, इसे आप नोट डाउन कर लें क्योंकि यही आपको एग्जाम के अंदर याद आएगी। पहला 21 रहेगा, दूसरा 71, और इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 92। राइट, और 92 में 4 भाषाएँ जोड़ी गई, और 71st में हमने देखा 3 भाषाएँ जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषाएं? सबसे पहले हमने बात की सिंधी की 21st अमेंडमेंट में, और दूसरी बार हमने बात की किन की? कोंकणी की, मणिपुरी की और नेपाली की 71st में, और इन दोनों को ऐड करने पे बन रहा है 92 या 92। और इसमें किन किन भाषाओं को जोड़ा गया? बोडो को, डोगरी को, मैथिली को और संथाली को 92nd में, 2003 में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिविल सर्विस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। वैसे भी हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। और ओरिया जो है, पहले ओरिया बोला जाता था, अब इसे ओडिया रीनेम कर दिया गया 96th अमेंडमेंट में 2011 के अंदर। 9th शेड्यूल की बात करते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं 9th शेड्यूल को लेके, तो बहुत आसान भाषा में समझते हैं। एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। कहने का मतलब क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो कि भूमि सुधार नियमों से संबंधित है, और जमींदारी सिस्टम के एबोलिशन से। इसका क्या मतलब है? देखिए, जमींदारी सिस्टम के एबोलिशन की बात की जा रही है। हमने जमींदारी सिस्टम के बारे में हिस्ट्री में पढ़ रखा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही थी सोसाइटी के अंदर, तो इन चीज़ों को अबोलिश करने की बात की जा रही है। और इसी के लिए ये 9th शेड्यूल लाया गया। पहली चीज कि कब लाया गया, तो हमारे संविधान में पहला संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल सर्विस में 2-3 बार डायरेक्टली पूछा गया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार संशोधन किया गया कब? 1951 में। किनके द्वारा? उस टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर होंगे? इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाता है। सिविल सर्विस में पूछा गया हाल ही में 2-3 साल पहले, तो जवाहरलाल नेहरू होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये फर्स्ट ही अमेंडमेंट है। कब हुआ? तो अगले साल हो गया, रिपब्लिक होने के अगले साल 1951 में। राइट, और इससे क्या हुआ? टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसका मतलब आप समझिए, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब ये अबोलिशन की बात की गई जमींदारी सिस्टम और भूमि सुधार नियमों पर, तो बहुत से लोग यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चले जा रहे थे। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए जुडिशियल स्क्रूटनी की बात की गई। ओके, और हम लोग देखेंगे भी कि इसका आगे चल के दुरुपयोग भी कैसे होता है। फिलहाल आपको ये समझना है कि 2007 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जो भी लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल, यानी 9th शेड्यूल
स्केड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 यानी पंचायती राज के लागू हो जाने के बाद वर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, यानी अब जो चीज़ें ऐड की जाएंगी इसमें 1973 के बाद से, इट इज़ नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। कहने का मतलब ये है कि अब इन चीज़ों का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ आप समझते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है क्या कि 9th शेड्यूल में देखिए होता क्या था, पहले 9th शेड्यूल का हवाला दे करके किसी भी पर्टिकुलर लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनी नहीं कर सकती थी, तो इट इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ओके, 10th शेड्यूल देखिए अक्सर चर्चा में रहता है, अभी भी ये चर्चा में चल रहा है, और इसी में खास करके एक प्रोविज़न जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला है कि किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। क्योंकि अभी झारखंड में अगर आप देखें तो जो चीफ मिनिस्टर है श्री हेमंत सोरेन, उनको भी डिस्क्वालीफाई करने की बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और यहाँ पे ऑफकोर्स प्रोविज़न जो है वो डील करेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर से कि डिस्क्वालिफिकेशन का कौन कौन से ग्राउंड होंगे और ये कब ऐड किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, देखिए ध्यान रखिए, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा, जिसे दल बदल कानून कहते हैं, दल बदली को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। और इस पर हम लोग कभी विस्तार से चर्चा करेंगे ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं। तो आगे देखते हैं 11th शेड्यूल पर। तो ये 11th और 12th हमें पता ही है। 11th में देखिए 29 मैटर्स हैं और ये पंचायत से डील करता है। ओके, और आर्टिकल 243G के अंदर कब ऐड किया गया? पंचायत राज का प्रोविज़न कब ऐड किया गया? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। अच्छा, इसी के साथ म्यूनसिपैलिटीज़ वाला भी ऐड किया गया 1992 में ही 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ओके, और म्यूनसिपैलिटीज़ में कितने मैटर से टोटल? 18 मैटर से। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, बहुत बार, ठीक है। स्टेट पीएससीज में खास करके 11th शेड्यूल में कितने मैटर है? 29, और 12th शेड्यूल में 18 मैटर्स हैं जो कि म्यूनसिपैलिटी से डील करता है। अब जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सेक्शन में आ चुके हैं। ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होगा आपका। ये देखिए इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो वन लाइनर टाइप के हैं थोड़े। तो 9th शेड्यूल किस संशोधन के द्वारा ऐड किया गया? हमने क्या बात की? 1951 में ही हमारे देश में पहला संशोधन कर दिया गया। 8th शेड्यूल पहले थे, टोटल 8 थे। 9th शेड्यूल को ऐड किया गया किस संशोधन के द्वारा? पहले ही संशोधन के द्वारा। किनके प्राइम मिनिस्टर, कौन उस समय थे प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ईयर था वो? 1951। अच्छा, ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज इस क्वेश्चन को देखिए, द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। ओके, और ये क्वेश्चन कब का है? सिविल सर्विसेज 2019 का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। और ये कब की बात है? 1951 की, यानी अगले ही साल, यानी 1951 में फर्स्ट बार चुनाव होते हैं, उसी टाइम पे ये 9th शेड्यूल देखने को मिलता है। और ये किससे डील करता है? हमने इसकी बात की है, जमींदारी सिस्टम के अबोलिशन से बेसिकली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। एंड नाउ, हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, नाउ इट इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ओके, इस पर भी हमने बात कर ली है। 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट का केस निकल कर के आया, उसके बाद से नाउ इट इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। मिक्स करके क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए सिविल सर्विस 2001 का है। पूछा जा रहा है कि अगर कोई नए स्टेट को इंडियन यूनियन में क्रिएट किया जाता है तो किस शेड्यूल को यहाँ पे मस्ट अमेंड करना पड़ेगा। तो हमने बात की फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, स्टेट्स के नाम दिए गए, और अगर किसी स्टेट के नाम में या किसी स्टेट के टेरिटरी में बदलाव किया जाता है तो उसमें चेंज करना ही पड़ेगा। किसमें? फर्स्ट वाले शेड्यूल में। हमने इसकी ट्रिक से भी याद कर रखी है इन चीज़ों को। ओके, तो टेरिटरीज़ की बात करता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, याद है ना आपको? टेरिटरीज़ की बात करता है। तो फर्स्ट शेड्यूल। ओके, इजी क्वेश्चन है ये। देखिए सिविल सर्विस में, हाँ, एक टाइम ऐसा भी था जब ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी आते थे। तो ये क्वेश्चन देखिए सीएपीएफ में पूछा गया, अभी हमने देखा भी 2017 में, एक बार 2005 में पूछा गया, खुद सिविल सर्विस में ये 2 बार पूछा गया। तो बताइए 9th शेड्यूल किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। इस क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि किस शेड्यूल में स्टेट के नेम की लिस्ट दी गई है और उनके टेरिटरीज पर बात की गई है, टेरिटरी को स्पेसिफाई किया गया। तो ये तो हमने देखा ही है, बहुत ईजी है, फर्स्ट शेड्यूल में ही ये देखने को मिलता है। और हाँ, यूनियन टेरिटरीज की भी बात की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिविल सर्विसेज 2004 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली डिस्क्राइब करता है 4th शेड्यूल के विषय में। तो 4th शेड्यूल आपको याद है, 4th शेड्यूल राज्यसभा से डील करता है।
तो राज्यसभा के विषय में देखते हैं। पहला कहा जा रहा है ये स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट। पावर की हमने बात की 7th शेड्यूल में, 3 लिस्ट बना करके पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो फर्स्ट वाला तो 7th शेड्यूल है, ना कि 4th। दूसरा देखिए लैंग्वेज की बात की जा रही, तो लैंग्वेज तो 8th शेड्यूल में है। तीसरा देखिए इट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, 5th शेड्यूल में है। तो करेक्ट आंसर क्या बना? ऑप्शन डी। ये काउंसिल ऑफ स्टेट, हाँ तो ये आप ध्यान रखा करिए, काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है? राज्यसभा को, राज्यसभा को। ओके, तो बहुत बार ऑप्शंस में काउंसिल ऑफ स्टेट दिया जाता है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट के सीट्स एलोकेशन की बात करता है। और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही वर्ड्स मेंशन किया गया है, ठीक है। और काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा, ये अपर हाउस है या लोअर? अपर हाउस। बहुत बार कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और लोकसभा लोअर हाउस, L फॉर लोकसभा, L फॉर लोअर हाउस, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बट हम लोग करेंगे सारे क्वेश्चन। ये लगता है सिविल सर्विसेज का फेवरेट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। पूछा जा रहा है कौन सा जो स्केड्यूल है वो कंटेन करता है स्केड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित स्पेशल प्रोविजन पर। तो हमने ये देखा है, बताइए 5th शेड्यूल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2008 में पूछा गया। पूछा जा रहा है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया 8th शेड्यूल में, और उसके बाद भाषाओं की संख्या हो गई कितनी? 22 हो गई। तो हमने देखा ये पहले 18 भाषाएं थी, 4 भाषाएं जोड़ दी गई अमेंडमेंट के द्वारा, तो टोटल कितनी हो गई? 22। 8 भाषाएं जोड़ी गई, बट लास्ट वाले अमेंडमेंट में 4 भाषा जोड़ी गई है। बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमने देखा लास्ट वाला कौन सा था, सबसे पहला फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये सबसे पहला 21, दूसरा है 71 और तीसरा है 92, दोनों को ऐड करने पे सबसे पहले किसे जोड़ा गया? सिंधी को। 71 में किसे जोड़ा गया? KMN, ओके, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 92 में BDSM, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर? 92, ओके। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, 92 अमेंडमेंट एक्ट। अब ये देख रहे हैं आप, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। अभी हम लोग रिसेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे। ये सिविल सर्विसेज 2015 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के प्रोविज़न है, जो प्रावधान है, आर मेड इन ऑर्डर टू, यानी किस प्रयास के लिए इस 5th और 6th शेड्यूल को जो प्रोविज़न है वो डील करता है। पहला कहा जा रहा है शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा कहा जा रहा है कि स्टेट के बाउंड्री को डिटरमाइन करने के लिए। तीसरा कहा जा रहा है कि पंचायत के पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए। और चौथा कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर स्टेट हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कितना ईजी क्वेश्चन है ये। ऑफकोर्स यहाँ पे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी। हम लोग 5th और 6th शेड्यूल को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस डीप में बने हैं। ये सिविल सर्विसेज 2018 का क्वेश्चन है। पहला कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है इंडिया का कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस पर हमने बात भी की कि पहले ऐसा होता आ रहा था कि जो पार्लियामेंट है वो जानबूझ करके बहुत बार लॉज को 9th शेड्यूल में डाल दे रही थी, और ये अभी भी किया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 9th शेड्यूल में प्लेस किया जा सकता है, बट द थिंग इज नाउ इट इज ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी, ओके। और दूसरा देखिए, द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ये बात पहले के लिए सही थी, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये बात बिल्कुल गलत है। नाउ इट कैन बी एग्जामिन्ड बाय कोर्ट, ओके। ये हमने देखा भी है। सेकंड बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन A 1 ओनली, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने बहुत डिटेल में से कवर किया है, ताकि आप समझ पाएँ कि बहुत बार होता है कि इन चीज़ों में कन्फ्यूजन आ जाती है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, इसी टाइप का बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2022 में आया, इसी बार वाले पेपर में। पूछा जा रहा है कि किस शेड्यूल में कैन द ट्रांसफर ऑफ द ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। यानी जो ट्राइबल लैंड के ट्रांसफर को किसी प्राइवेट पार्टी में अगर कर दिया जाता है माइनिंग के पर्पस के लिए, तो इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करार दिया जा सकता है। तो ये कौन सा शेड्यूल होगा बताइए। हमने क्या बात की कि जो 5th शेड्यूल है ये ट्राइबल के इंटरेस्ट को, शेड्यूल ट्राइबल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी 5th शेड्यूल होगा। तो ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया 9th शेड्यूल वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन द, यानी जो भारत के संविधान का 11वीं अनुसूची है वो किसके पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। 11th शेड्यूल की बात की जा रही है, ओके। 11th शेड्यूल किससे डील करता है बताइए, पंचायत से। तो बताइए फिर पंचायत में किसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पंचायत के अंतर्गत।
पहला कहा जा रहा है कि यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच, नहीं यूनियन की बात क्यों आएगी पंचायत के अंदर। दूसरा कहा जा रहा है स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत के बीच, हाँ ये हो सकता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत, नहीं ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। ग्राम सभा एंड पंचायत, नहीं ये भी गलत है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द स्टेट लेजिस्लेचर एंड पंचायत, इन दोनों में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। और क्योंकि 11th शेड्यूल की बात की जा रही है जो पंचायत से डील करती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो पंचायत के फंडिंग वगैरह भी सारे स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू ही डिटरमाइन होते हैं। और पहला वाला तो 7th शेड्यूल है, ये हमें पता है। 7th शेड्यूल में यूनियन, स्टेट लेजिस्लेचर और कंकरेंट लिस्ट, इन चीज़ों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात देखने को मिलती है। ओके, तो ये सीडीएस का क्वेश्चन था। ये मार्किंग में आप पढ़ सकते हैं कि किस एग्जाम के अंदर पूछा गया। मोस्टली यूपीएससी के क्वेश्चंस होंगे और बहुत बार स्टेट पीएससी के बढ़िया वाले क्वेश्चंस भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये यूपीएससी सीएपीएफ का है। पूछा जा रहा है आपसे कि 8th शेड्यूल में कौन कौन सी भाषाओं का कॉम्बिनेशन शामिल है। ओके, नोट नहीं पूछा गया, ध्यान रखिए, डायरेक्टली आपको करेक्ट पूछा गया। पहला कहा जा रहा है नेपाली, कोंकणी, तुलु एंड संथाली। देखिए तुलु भाषा के डिमांड बार बार उठती है तुलु भाषा को 8th शेड्यूल में शामिल करने की, लेकिन अभी तक शामिल नहीं किया गया, तो फर्स्ट को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। दूसरा देखिए संथाली, उर्दू, कोंकणी एंड मैथिली, ये हो सकता है। तीसरा देखिए संथाली, कोंकणी, भोजपुरी, देखिए भोजपुरी भाषा अभी तक शामिल नहीं है 8th शेड्यूल में। और चौथा में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी भोजपुरी, तो एलिमिनेशन बहुत जगहों पे आसानी से काम करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, संथाली, उर्दू, कोंकणी एंड मैथिली। संथाली, मैथिली और बोडो और डोगरी, ये चारों भाषाएं बताइए। सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन तो आपको याद है ना, 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ी गई। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर, संथाली, उर्दू, कोंकणी और मैथिली। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए एक ही टॉपिक को लेकर के, तो हाँ ये जो मार्किंग है वो बिल्कुल सही है, इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये भी अगेन सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है जिसे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया, तो 1st अमेंडमेंट के द्वारा। आगे देखिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुकी है और बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आए हैं, उसे नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर कवर करेंगे। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस और है तो इस वीडियो में करना सही नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, और अगर आपको इस तरह की सीरीज़ पसंद आ रही है, एफर्ट पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी वीडियोज़ को ज़रूर चेक करिए। देखिए हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को सबसे पहले आप चेक करिए, वहाँ पर आपको इसी तरह से टॉपिक वाइज चैप्टर्स मिल जाएंगे। और इसी तरह से हम लोग पॉलिटी के लिए भी कर रहे हैं, ऑलरेडी 2-3 चैप्टर हमने कवर कर लिया है, और हिस्ट्री की NCERT भी कर रहे हैं। इन सारे कोर्सेज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।